हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल में वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। आज मेरा ये 16वां वीडियो है, यानी 16वां लेक्चर है क्लास 10 उर्दू दरक्षा दूम का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 16वां सबक में आपका है, कहता है कि बेदी से इंटरव्यू, यानी इसके मुसन्निफ कौन है तो राजेंद्र सिंह बेदी है, और उसके साथ इंटरव्यू लिया जाता है। असमत आपा और फैयाज रफत, यानी असमत चुगताई के साथ फैयाज रफत, ये क्या लेते हैं, उन दोनों का इंटरव्यू लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू क्या है, और आजकल इंटरव्यू आम हो चुका है। यानी एक दो शख्स के बीच, यानी दो अशखास के बीच आपसे तबादला ख्यालात या कुछ पूछ जांच, यानी सवाल और जवाब को इंटरव्यू कहते हैं। और आजकल कंपटीशन का दौर है, एग्ज़ाम्स के बाद इंटरव्यू भी लिया जाता है, जहां आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के बाद। तो इस तरह के यहाँ 3 आदमी के बीच इंटरव्यू का प्रोग्राम रखा जाता है। तो पहले हम जानते हैं राजेंद्र सिंह बेदी के हालात के बारे में, उसकी मौत, उसकी पैदाइश, और उसके मौत और पैदाइश के दरमियान जितनी भी चीज़ें किए हैं उसने कारनामा करके दिखाए, उन तमाम चीज़ों को अभी हम बताएंगे। और ये इंटरव्यू जो चैप्टर है आपका सबक नंबर 16, ये जो इंटरव्यू बेदी के साथ है उसका कुछ मुख्तसर खाका सिर्फ यहाँ पेश किया गया है, मुख्तसर खाका। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले बगैर किसी देरी के कि इंटरव्यू क्या है, कि इसके मुसन्निफ कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी है। राजेंद्र सिंह बेदी है जो कहते हैं कि बेदी से इंटरव्यू, और सबक नंबर 16 है। तो इस चैप्टर में असल पेशकश जो किया गया है ये असमत चुगताई और फैयाज रफत और राजेंद्र सिंह बेदी के दरमियान। तो ये इंटरव्यू 6 जुलाई 1984 ईस्वी को उसके क़याम गाह ऑल इंडिया रेडियो, जो मुंबई के लिए उसका मकाम जहां था, उसके ऑफिस में, यानी वहां, और ये आखिरी इंटरव्यू था उसका। और इसके बाद ये जो उसका ऑफिस था, यानी दफ्तर था, वह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया था, और ता जिंदगी, यानी हमेशा हमेशा के लिए जो बंद हुआ। तो वो आखिरी जो इंटरव्यू था वो काफ़ी शोहरत कायम किया था। पहले शुरू करते हैं कि बेदी की पैदाइश 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर, यानी पाकिस्तान में पैदा होते हैं। कौन? राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर, यानी पाकिस्तान में पैदा हुए। और यह एक मशहूर अफसाना निगार थे। राजेंद्र सिंह बेदी ये बहुत बड़े और मशहूर अफसाना निगार थे। उसका कहता है कि पहला अफसाना उसने क्या लिखा था, महारानी का तोहफा। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है कि राजेंद्र सिंह बेदी का सबसे पहला अफसाना कौन सा है, तो महारानी का तोहफा है। और उसका सबसे पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो दाना व दाम है। उसका पहला अफसानवी मजमुआ कौन है, दाना व दाम। दाना व दाम पहला अफसाना है। उसके बाद कह रहा है कि ड्रामा का मजमुआ उसका है, यानी 7 खेल। उसने ड्रामे भी लिखे हैं, उसके बाद उसने नावल भी लिखे हैं, और फिल्में भी उसके बनाए हैं, और उनका ताल्लुक भी क्या है, कहता है कि ड्रामा क्या था उसका 7 खेल। उसके बाद नावल उसका था एक क्या है, एक चादर मैलिसी, बहुत ही फेमस, और ये काफी चर्चित हुआ था। ये नावल बहुत ही शोहरत पाया था, जो एक चादर मैलिसी है। फिल्मों में कौन था, दस्तक, पहला है क्या, दस्तक, उसका पहला फिल्म था। उसके बाद है गरमकोट, ये दूसरा है। तीसरा है दीवार मिर्जा गालिब, ये भी एक फिल्म बनाई उसने, और मधुमती वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारे उसके फिल्में थी। उसके बाद है उनका ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से ही है, और वो स्टेशन डायरेक्टर भी रहे हैं। कौन, तो ये राजेंद्र सिंह बेदी स्टेशन डायरेक्टर भी रहे थे। तभी वो जब वो ये जो 6 जुलाई 1984 को ये जो इंटरव्यू दिए थे, उसके क़याम गाह, यानी जहां वो ठहरते थे, जहां वो रहते थे, उसी जगह ये इंटरव्यू लिया गया था, यानी 6 जुलाई 1984। ये जो क़याम गाह था तो वो कहाँ था, मुंबई शहर, जिसको आप लोग वित्तीय राजधानी के नाम से जानते हैं। तो वो मुंबई उसका क़याम गाह था। और सदा ये जो क़याम गाह जहाँ उसका इंटरव्यू हुआ था, इस इंटरव्यू के बाद वह हमेशा के लिए बंद हो जाता है, और वो उसी साल 11 नवंबर 1984 ईस्वी को वो वफात पा जाते हैं। तो राजेंद्र सिंह बेदी
का इंतकाल 11 नवंबर 1984 को हो जाता है और वो 6 जुलाई 1984 को ये आखिरी इंटरव्यू देते हैं। किसके साथ? तो असमत चुगताई और फैयाज रफत के साथ। तो अब हम ये आपका मुख्तसर तारीफ हुआ राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। अब हम यहाँ से आगे आपको पढ़ाएंगे कि बेदी से जो इंटरव्यू हुआ, ये इंटरव्यू किस किस तरीके से हुआ और किन किन बातों का इंटरव्यू में जिक्र हुआ है। उस इंटरव्यू का पूरा तो लिखा नहीं गया आपके नसाब में, लेकिन उसका मुख्तसर खाका पेश किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट कि इसने क्या क्या इंटरव्यू में सवाल और जवाब किए हैं तीनों मिलकर। बेदी से इंटरव्यू। उर्दू के अजीम अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी के साथ यह इंटरव्यू 6 जुलाई 1984 ईस्वी को उनकी क़यामगाह पर ऑल इंडिया रेडियो मुंबई के लिए सदाबंद हो गया था, उसी जगह हुआ था। ये बेदी का आखिरी इंटरव्यू है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में रिकॉर्ड कराया था दोस्तों। इस इंटरव्यू की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसमें ज्यादातर सवालात असमत चुगताई ने किए थे। किसने किया था? असमत चुगताई ने किया था। ये भी आपका एक अफसाना निगार भी है। और उसके बाद कहता है कि इस इंटरव्यू का मुख्तसर खाका यहाँ पेश नजर रखते हैं। तो चलिए इंटरव्यू लेने वाले का तारुफ थोड़ा सा बता देते हैं कि इंटरव्यू जो ले रहे थे उसका तारुफ का मतलब उसका नाम, उसकी पहचान, क्या क्या है उसके बारे में। असमत चुगताई पहला, उर्दू अदब के मशहूर मुमताज अफसाना निगार और नावल निगार हैं। ये जो असमत चुगताई हैं ये अफसाना निगार भी हैं और एक नावल निगार भी हैं। उसकी तारुफ ये हुआ, वो मशहूर मजाह निगार अजीम बैग चुगताई की बहन है। कौन? असमत चुगताई मजाह निगार अजीम बैग चुगताई की बहन है। उनकी शाहकार कहानियों और नावलों ने उर्दू अदब के सरमाया में काफ़ी इजाफा किया है, यानी बहुत तरक्की किया है। दोनों असनाफ में फ़नी एतबार से उनका मर्तबा व मकाम खासा बुलंद है। अगला है फैयाज रफत। ये फैयाज रफत जो दूसरे है शख्स जो बेदी से इंटरव्यू लेते हैं, उसका थोड़ा सा तारुफ पेश करते हैं हम। उनका ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से एक तवील मुद्दत तक रहा। फैयाज रफत का भी ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से ही रहा और स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर भी सरफराज रहे, यानी फायज रहे। उर्दू ज़बान व अदब में बेलौस खिदमात के सिलसिले में लायक व सताइश रहे, यानी काफ़ी दिनों तक वो इस खिदमत में अंजाम देते रहे। फैयाज, अब सवाल करते हैं फैयाज। अब इंटरव्यू में पहला सवाल कौन करते हैं इसकी तरफ बढ़ते हैं। फैयाज, बेदी साहब, हम लोग ऑल इंडिया रेडियो से हाजिर हुए हैं और आपका ताल्लुक भी ऑल इंडिया रेडियो से रहा है। 1948 ईस्वी में आप स्टेशन डायरेक्टर भी रहे हैं, लेकिन इससे अलग आपका एक मर्तबा है, बड़ा कद है और उर्दू अफसाने में आपका बहुत बड़ा नाम है। एक ज़माना से जी चाहता था, कौन कह रहा? फैयाज रफत कह रही है कि एक ज़माना से जी चाह रहा था कि आपसे बैठकर बातें करें, कुछ पूछें आपसे अफसाना के बारे में, कहानी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। असमत आपा आपसे ज़्यादा आसानी से बात कर पाएंगे। कह रहा है फैयाज रफत कह रहे हैं कि असमत आपा आपसे आसानी से बात कर सकते हैं। ये लोग एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। अगला, बेदी कह रहे हैं ठीक है असमत आपा शुरू करेंगी और मैं जवाब दूंगा, यानी फैयाज रफत करें कि असमत आपा आपसे शुरू करेंगे। तो बेदी साहब का जवाब निकला कि ठीक है असमत आपा शुरू करेंगे और हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू आपका पता है बेदी से ही लिया जा रहा है, इसलिए बेदी साहब कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे। असमत आपा उससे सवाल कर रहे हैं, एक दफ़ा एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि राजेंद्र सिंह बेदी की ज़बान के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा बहुत कम और छोटे छोटे जुमलों में बहुत कुछ कहा जाते हैं। बेदी साहब की तारीफ कर रहे हैं। बेदी साहब अब जवाब दे रहे हैं, ये आपकी नवाजिश है, शुरू में खामी थी उसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया है। बेदी साहब कह रहे हैं कि मैं पहले मेरे अंदर में कमियां थी, कुछ नुक्स रहते थे, लेकिन अब मैं उसको धीरे धीरे शुरू कर दिया। इतने बड़े आदमी ओहदे पर होने के बावजूद कह रहे हैं कि मेरे अंदर पहले कमियां थी, धीरे धीरे मैं उसको सुधारने की कोशिश किया। तो आज हम लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि हमारे अंदर भी कमियां हैं, लेकिन उस कमियों को दूर करने का भी वक्त है, हम उसको दूर कर सकते हैं साथियों। चलिए असमत आपा फिर से पूछ रही है, मैं समझती हूँ वो कोई खामी नहीं है, यानी ये कह रहा है कोई वो खामी नहीं है, वो छोटी बात है।
बेदी कह रहे इन दिनों मेरी उर्दू काफ़ी अच्छी है और मैं समझता हूँ इसमें कोई खामी नहीं निकाल सकता, यानी मेरी उर्दू अच्छी हो गई। अब राजेंद्र सिंह बेदी की उर्दू अब अच्छी हो चुकी है, कोई खामी इसमें नहीं निकाल सकता है क्या। अब फैयाज रफत कह रहे अच्छा बेदी साहब, मैं समझता हूँ लाहौर में जब आप पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, अब यहाँ देखिए लाहौर में बेदी साहब पहले पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, ये आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। इस जमाने में ही आपने पहला अफसाना लिखा था और वो अफसाना लिखने की तहरीक आपको कैसे मिली, ये सवाल पूछ रहे हैं कौन, फैयाज रफत। और वो अफसाना कौन सा था और वो कहाँ शाये हुआ था, तो वो अफसाना था कौन सा, महारानी का तोहफा। तो पहला अफसाना हमने यहाँ बताया कि महारानी का तोहफा। तो जब वो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे तो और वहां से वो एक अफसाना लिखा था, वो भी महारानी का तोहफा। अब यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा साथियों। कहता है तो वो कहाँ शाये हुआ था, तो बेदी। देखिए बेदी साहब कह रहे हैं कि वह अफसाना था महारानी का तोहफा, वो ज़ाया हो गया यानी बर्बाद हो गया। बहुत मेहनत से लिखा था लेकिन वो बर्बाद हो गया। कैसे हुआ, वह मैंने टैगोर के रंग में लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कह रहा है कि उसने उसके रंग में लिखा था और उसे साल का बेहतरीन अफसाना करार दिया गया था, लेकिन वो ज़ाया हो गया। ये अफसोस की बात है। फैयाज, अब अगला सवाल है, मैं समझता हूँ बेदी साहब अफसाने में जो ज़बान होती है वह आराइशी ज़बान नहीं होनी चाहिए, वह तो इस कैरेक्टर की ज़बान होनी चाहिए जो वो बोल रहा है। ये तो अदब के तख्लीकियत होती है। बड़ा अदीब तो अपनी ज़बान खुद लेकर पैदा होता है, यानी बड़ा अदीब अपनी ज़बान खुद लेकर के पैदा होता है। इस सूरत में अदीब पर एतराज़ बिल्कुल बेजा है। अगला बेदी साहब करें, किसी के अफसाना पर राय देनी हो तो आजकल कहा जाता है, किसी के अफसाने पर अगर राय देनी हो तो क्या कहा जाता है आजकल, अफसाना बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट है, मगर ज़बान, ये ज़बान सुनते सुनते तो मैं आजिज़ आ गया हूँ, फिर मैं तो वही अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ जो मेरे जहन में आते हैं। देखिए किसी की अफसाने पर अगर तारीफ़ करनी हो या उसका कुछ करना हो तो कहते बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट है, मगर ये ज़बान सुनते सुनते मैं तो आजिज़ हो गया हूँ। ये करें फैयाज साहब कह रहे हैं, फैयाज साहिबा कह रहे हैं, अच्छा बेदी साहब आपके अफसानों में जो मैंने महसूस किया है कि पिछले चंद बरसों में आपके अफसानों में हिंदू मैथोलॉजी, कह रहे हैं हिंदू मजहबी अकायद नुमाया है। यानी आपके अफसाने में बेदी साहब को कह रहे हैं कि आपके जो अफसाने लिखे जा रहे हैं वो हिंदू मजहबी पर ज़्यादातर तवज्जो दिया गया है। आपके यहाँ जो ये एक नई चीज़ पैदा हुई उसकी वजह ये क्या है कि आपने सिर्फ हिंदू आइडियोलॉजी पर ही अफसाना लिखते हैं। तो बेदी साहब का जवाब सुनिए, कितना बेहतरीन अंदाज में वो जवाब देते हैं। वजह यह है कि हमारे यहाँ बेशतर लोग मुसलमान किरदार ही लाते हैं। मैंने सोचा पूरे हिंदुस्तान में इतने हिंदू हैं, उनका नाम अगर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसमें बेदी साहब का जवाब करें कि ज़्यादातर लोग जो अफसाना लिखते हैं वो मुसलमानों की बात पर ही लिखते हैं, मुसलमानों को ही अपने किरदार में पेश करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि हिंदुस्तान बड़ा देश है, बड़ा मुल्क है, इसमें ज़्यादातर आबादी हिंदू, बहुत सारे आबादी हिंदू भी है, तो अगर हम हिंदू पर ही लाए तो इसमें क्या हर्ज की बात है, वो कह करके। इसके अलावा मेरे अफसानों के किरदार मुसलमान भी हैं, जैसे तातिल एक जो अफसाना लिखा है राजेंद्र सिंह बेदी, ये तातिल के माने होता है छुट्टी, इसको भी आप लोग जान लीजिए, तातिल के माने होते हैं छुट्टी। ये अफसाना लिखे हैं राजेंद्र सिंह बेदी, इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता आपको। अब अस्मा चुगताई करें, अच्छा एक कहानी तुमने बड़ी खूबसूरत लिखी थी कि एक लड़की कहीं जाती है तो एक बूढ़ा आदमी मोड़ में यानी मोड़ मतलब होता है जहाँ टर्निंग लेते हैं, उसके पीछे पीछे जाता है। वो बहुत खूबसूरत कहानी थी। हाँ, वो बूढ़ा देखता रहता है और वो लड़की बहुत गुस्से में होती है कि ये बुढ़ा कौन मेरे पीछे पड़ गया है, वो बुढ़ा कौन मेरे पीछे पड़ गया, वो लड़की करे। ये बाद में मालूम होता है कि वो बूढ़ा उसके लिए पैगाम लाता है अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए। वो बूढ़ा आदमी पैगाम लेके आता है, लेकिन उस लड़की ने पहले सोचा कि ये कौन बुढ़ा मेरा पीछे पड़ गया है, हमको परेशान कर रहा है। बेदी साहब बेटे का पैगाम लाता है, लेकिन वो लड़की समझती नहीं है और उसके हर बात का जवाब जली कटी हुई देती है। फिर एक रिश्ता आता है और वहाँ शादी हो जाती है। फिर उसके बाद एक रिश्ता आता है, वहाँ शादी हो जाती है। ससुराल में उससे कोई कहता है बेटा तुम बहुत खूबसूरत थी, तंदुरुस्त थी ना, जीती रहो। फिर वह मुंह उठाकर देखती है, वो तो वही बुढ़ा है। देखो उसकी रिश्ता जब हो जाती है और उस बहू जब नीचे देखती है और उसको बताते तुम तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत
अच्छी थी और तंदुरुस्त रहो। जब मुंह उठा करके देख रहे हैं कि ये दुआ कौन देते हैं, तो वही बुड्ढा जो सड़क के मोड़ पर मिले थे वही है। वो ताज्जुब करते हैं, वो क्या देखिए क्या होता है। फैयाज बेदी साहब, आप फिल्मों के साथ वाबस्ता रहे हैं और उसमें आपका अपना तजर्बा भी काफ़ी है। दस्तक, गरमकोट, देवदास, मिर्ज़ा गालिब और मधुमती वगैरह वो बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाई है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि कहता है कि फिल्में दस्तक, गरमकोट, देवदास, सॉरी ये देवदास था, मिर्ज़ा गालिब और मधुमती, ये उसके फिल्में हैं। यहाँ आपका आगे एग्जाम में पूछता है। उसका बेदी साहब का बजा है, फिल्मी दुनिया अदबी दुनिया नहीं होती, तिजारती दुनिया होती है। पैसा कमाने की गर्ज से फिल्में बनाई जाती है, इसलिए कह रहे हो कि ये अदबी दुनिया नहीं बल्कि तिजारती दुनिया होती है। मुझे इस दुनिया का काफ़ी तल्ख तजर्बा है और अब मज़ीद इस तिजारती दुनिया का तजर्बा नहीं चाहता, यानी अब मैं फिल्में बनाना नहीं चाहता। फिर असमत चुगताई कह रहे हैं, उससे सवाल करें, हम लोग बम्बई में रहते हैं ना, बम्बई में लोग फिल्मों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। फिर बेदी का जवाब सुनिए, आपका कहना दुरुस्त है, बम्बई का बाजार ही फिल्मी है, लोगों की अक्सरियत का मिजाज भी फिल्मी है। मेरी कहानियों पर फिल्में बनी है, लेकिन मैं फिल्म बीनी का शौकीन नहीं हूँ, यानी फिल्म देखने का शौक फिर राजेंद्र सिंह बेदी को बिल्कुल नहीं है। अब तो न महबूब जैसे डायरेक्टर हैं और न याकूब जैसा कैरेक्टर। पहले कहानी फिर फिल्म बनती थी, अब तो कैरेक्टर और अदाकारों के मुताबिक कहानी लिखने वाले बम्बई के बाजारों में मिलने लगे हैं। फिर उसका फैयाज रफत कह रहे हैं कि बेदी साहब, आपके ड्रामों का भी एक मजमुआ मौजूद है, 7 खेल। यहाँ लिखा था कि ड्रामा का मजमुआ, यहाँ लिखे थे ना 7 खेल, ये भी एक ड्रामा का मजमुआ उसका मौजूद है, 7 खेल। उसका इधर हमारे यहाँ क्या कहता है कि इधर हमारे यहाँ उर्दू में ड्रामा ही नहीं है, आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ ड्रामा सिन्फ की हैसियत से भी ज़्यादा मजबूत और उस्तवार नहीं है। बेदी कहते हैं, ड्रामे की जिस किस्म की लेंथ यानी तवालत यानी लंबाई होनी चाहिए, इतनी नहीं है जो लोगों ने बगैर तजर्बा हासिल किए ड्रामे लिखे। यानी कोई भी जब बेदी जो ड्रामा लिखते थे तो वो ड्रामा तजर्बे के साथ लिखते थे वो, लेकिन और लोग क्या बिना तजर्बा का ही वो ड्रामा लिखते हैं। असमत चुगताई करें, यानी वो ड्रामे स्टेज नहीं किए जा सकते हैं बगैर स्टेज किए। बेदी, जी हाँ, ड्रामे बहुत उम्दा है लेकिन स्टेज नहीं किए जा सकते हैं। असमत, हमारा यहाँ जिलानी बानो का नाविल एवान गज़ल बहुत अच्छा। हमारे यहाँ जिलानी बानो का नाविल एवान गज़ल, एवान गज़ल किसका है? जिलानी बानो का है, ये नाविल है, इसको याद रखिएगा, एवान गज़ल बहुत अच्छा है। बेदी, पाकिस्तानी मुसन्निफों ने नाविल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है। मैंने भी एक छोटा सा नाविल लिखा है, उसका नाम है चादर मेरी सी, बस वो लिख के बैठ गया है ना, यहाँ एक लिख के था, सिर्फ एक चादर मेरी सी, उसने एक नाविल लिखा था, राजेंद्र सिंह बेदी, इसको याद रखना है आप लोगों को, एग्जाम में पूछता है। फैयाज, बेदी साहब, हमें आपकी अलालत का एहसास है, लेकिन अगर आप लाहौर की कुछ यादें दोहरा दें तो हमारे सामने आपकी पूरी जिंदगी आ जाएगी। बेदी साहब को करें कि आप लाहौर का कुछ जिक्र कर दीजिए। बेदी साहब अब क्या कर रहे हैं भाई, सबसे पहले तो उपेंद्र नाथ अश्क मेरे दोस्त थे, अपने दोस्त के बारे में करें। उपेंद्र नाथ मेरा दोस्त थे, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया तो वह ज़्यादातर मेरे घर पर पड़े रहते थे। कृष्ण की बाबत मैंने उनकी कहानियाँ पढ़ी तो बहुत मुतासिर हुआ। नतीजा ये हुआ कि रास्ते से कोई आदमी गुजरता तो मैं उससे पूछता था कि आप कृष्णचंद्र हैं। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी गया तो पता चला कि वहाँ एक कैरियर रिसाला शाया होता है, उसके एडिटर कृष्णचंद्र हैं। हाँ, मैं वहाँ गया और मैंने कहा आप कृष्णचंद्र हैं? वो कहने लगे तुम राजेंद्र सिंह बेदी हो, और फिर हम दोनों गले मिल गए, यानी दोनों का ताल्लुकात हो गया, जान पहचान हो गया, तो वहाँ गले मिलने था। फैयाज आखिरी ये है, इसमें कहता है, अच्छा बेदी साहब, आपकी सादत हासिल हुई, आज की गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये आपका फैयाज रफत कह करके इस इंटरव्यू को यहाँ मुकम्मल करते हैं। अब हम शुरू करेंगे यहाँ आपका मुख्तसर सवाल व जवाब, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा साथियों। अब हम आपको बताते हैं फटाफट मुख्तसर तरीन सवाल। इंटरव्यू लेने वालों के नाम बताइए। इंटरव्यू लेने वालों का नाम असमत चुगताई और फैयाज रफत है। ठीक, किसका इंटरव्यू लिया गया? तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में, यानी 1 सितंबर 1915 को लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा? लाहौर में।
बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम था? तो महारानी का तोहफा पहले अफसाना का नाम था। बेदी की मौत कब हुई? तो बेदी की मौत 11 नवंबर 1984 ईस्वी को हुई। मुख्तसर सवाल आता है, राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख पैदाइश क्या है? तो तारीख पैदाइश है 1 सितंबर 1915 ईस्वी को। अगला सवाल है, बेदी ने किन किन दफातर में काम किया? तो ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस में काम किया। इस तरह से आप लिख देंगे। अगला है, बेदी लाहौर के किस महकमा में काम करते थे? तो वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। असमत आपा की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। असमत आपा के बारे में आप 5 जुमला लिख सकते हैं। अगला सवाल है, बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? बिल्कुल हमने आपको बताया तफसील से, आप लिख सकते हैं। असमत चुगताई के बारे में 10 जुमले लिखिए, लिख सकते हैं आसानी के साथ। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमुओं के नाम लिखिए। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने के मजमुए का नाम है दाना व दाम। बेदी के अफसाना निगारी की खुशियत पर चंद जुमले लिखिए, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप लिख सकते हैं। बिहार के अहदे हाजिर चंद मुमताज़ अफसाना निगारों के नाम लिखिए। बिहार के चंद अफसाना निगारों का नाम लिख सकते हैं। सोहेल अजीम आबादी है, कमर जहां है, उसके बाद आपका सैयद मोहम्मद मोहसिन है। ये लोग अफसाना निगार है, इन लोगों के नाम लिख सकते हैं। मुंदरजा से लफ्ज़ों के जमा बनाकर लिखें। इस तरह के जमा हम कवायद का क्लास पढ़ाए हैं, तो वहाँ दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे शख्स का असकात हो जाएगा, अदब का आदाब हो जाएगा, सिन्फ का असनाफ हो जाएगा, हकीकत का हक़ाइक़ हो जाएगा, अंसर का नासिर हो जाएगा, हिस्सा का हसस हो जाएगा, कैफियत का कैफियत हो जाएगा, और तख़य्युल का तख़य्युलात हो जाएगा। इस तरीके से आपका आसानी से बन जाएगा। ज़ेल अल्फाज के ज़िद अज़दाद लिखिए। अज़दाद मैंने उल्टा अपोजिट वर्ड को अज़दाद कहते हैं। ये इसका भी हमारे कवायद के क्लास लगे हुए हैं, आप हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बुलंद, हकीकत, वजूद, तल्ख, लायक, जिंदगी, खुशबख्ती, करीब, मुमकिन, शुरू। खाली जगहों को भरिए मतन के हवाले से। असमत आपा डैश करेंगी और मैं डैश दूंगा, यानी असमत आपा सवाल करेंगे और मैं जवाब दूंगा। इस तरीके से आप तमाम खाली जगह को भर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।